फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुसाध्य विषय। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुसाध्य विषय। सुसाध्य विषय क्या? इसको समझने के लिए मैं मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन बना। क्या बना? सेल मेम्ब्रेन। ये किसी सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये किसी सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन, है ना? और ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। किसकी? लिपिड प्लस प्रोटीन की। लेकिन जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल इसमें अंदर नहीं जा सकते, एंटर ऐसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इसके अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकते। उसके लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी सुसाध्य विसरण की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले एक प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि यहाँ है ना, ये इस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को इस सेल तक लेके जा सकती है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को इस सेल तक लेके जा सकती है। ये कौन सी प्रोटीन होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में लेके जा सकती है। मान लीजिए ये प्रोटीन की संख्या कम है और जो मॉलिक्यूल्स है वो है बहुत ज्यादा। वो मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत ज्यादा। तो क्या सारे मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन स्थापित हो जाएगी। ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन स्थापित हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ मॉलिक्यूल्स 50 से ज्यादा है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कितनी है? 20 में। तो एक बार में तो केवल 20 ही मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, बाकी 30 मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या है कि वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें मिलता है और इसमें भी जो डिफ्यूजन होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। यानी यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, जहां एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ केवल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। यानी ये केवल सिलेक्टिव प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सिलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कुछ ही मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं। कैसा प्रोसेस है? ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। केवल सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ही अंदर जा सकते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है और ये इनएक्टिव प्रोसेस भी। कैसा है? इनएक्टिव, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। एनर्जी खर्च नहीं होती, तो ये एक इनएक्टिव प्रोसेस है, सेलेक्टिव प्रोसेस है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है और जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी स्थापित हो सकता है, जिससे कि केवल कुछ ही प्रोटीन्स एक बार में मॉलिक्यूल को स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, मान लीजिए ये सेल है और इस सेल में ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो प्रोटीन है जो इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट करती है। ये वो प्रोटीन है जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूं, इस प्रोटीन को इनहिबिट कर दूं, इनहिबिटर्स लगा दूं, है ना, तो इनहिबिटर्स लगाने पर ये इनएक्टिव हो जाएगी और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनहिबिटर की समस्या रहती है। कौन सी समस्या रहती है? इनहिबिटर्स
कि प्रेजेंस में ये प्रोसीजर रुक सकता है। इनहिबिटर्स जैसे ही आएंगे ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, केवल सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स पे ही लागू होता है। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, केवल वही इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। ये इनएक्टिव प्रोसेस है, इसमें किसी तरह की एनर्जी खर्च नहीं होती है। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी स्थापित हो जाता है और इसमें इनहिबिटर्स इसको रोक सकते हैं, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल डिफ्यूजन एक इनएक्टिव प्रोसेस है, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल, आयन या एटम उसमें अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कैसा प्रोसीजर है, सिलेक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है। डिफ्यूजन में हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए थी, यहाँ चाहिए। डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होता था, यहाँ होता है। डिफ्यूजन में इनहिबिटर्स कोई काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे एक प्रोटीन है पोरिन, कौन सी प्रोटीन है, पोरिन्स। ये एक प्रोटीन, ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, ठीक है, या प्लास्टिड में पाई जाती है, या बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बैक्टीरिया में। इन तीनों जगह पोरिन्स प्रोटीन पाई जाती है। और ये कैसे प्रोटीन है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, एक्वापोरिन। दूसरा उदाहरण क्या है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन, एक्वापोरिन वाटर को अंदर ले जाने के लिए, मान लो वाटर अंदर लेके जाना है, तो वाटर भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो भी इसमें अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लिपिड और किसके बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। तो वाटर भी इस तरह से अंदर नहीं जाएगा। तो वाटर को अंदर लेके जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक्वापोरिन की। ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। ये तो एग्जांपल है। पोरिन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक, प्लास्टिड और बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। और एक्वापोरिन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं 3 लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ यूनिपोर्ट, एक लिख रहा हूँ सिम्पोर्ट, और एक लिख रहा हूँ एंटीपोर्ट। क्या लिख रहा हूँ, एंटीपोर्ट। मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से एक बार में अगर एक ही मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्या है, ये वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर एक ही मॉलिक्यूल, एक समय में एक ही मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाहर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। सिम्पोर्ट की बात करें तो ये भी कोई क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या है, कि वो प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में, दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये है वो प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल तो क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, और एक मॉलिक्यूल बाहर में, एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर। तो ये कैसा कहलाएगा, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अंदर जाते हैं, जबकि एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल तो अंदर जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या जाता है, बाहर आता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। अगला ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
कैसा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मान लीजिए ये कोई सेल है ना, और इस सेल के अंदर कोई आयन या एटम ज्यादा है, कोई आयन एटम या मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा है, और बाहर क्या है कम है। हमें इस बार लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। हमें इस बार लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। जब भी हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कैसा है? पहली बात तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। एनर्जी यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये भी एक सेलेक्टिव प्रोसेस ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर मॉलिक्यूल अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसा प्रोसेस होगा? ये भी सेलेक्टिव प्रोसेस होगा। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कैसा था? सिलेक्टिव था। ये भी कैसा होगा? सिलेक्टिव ही होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल आयन या एटम अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी सिलेक्टिव होता है, केवल कुछ मॉलिक्यूल ही कर पाते हैं। और इसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो सैचुरेशन की समस्या आएगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हो पाएगा। और ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या है? एक समस्या ही तो है कि सैचुरेशन हो गया, एक समय में बहुत कम मॉलिक्यूल ही अंदर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है। और एक वो प्रॉब्लम तो है ही, ये इनहिबिटर सेंसिटिविटी, इनहिबिटर सेंसिटिव। मान लीजिए किसी ने इस प्रोटीन पर इनहिबिटर लगा दिया, जिस कारण से प्रोटीन काम नहीं कर पा रही, तो ये पूरा प्रोसीजर नहीं होगा। इनहिबिटर सेंसिटिव, इनहिबिटर के प्रति क्या है? सेंसिटिव है, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस क्या है? इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाया जाता है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सेलेक्टिव होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एकदम से अंदर चाहिए, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो बहुत कम मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनहिबिटर्स के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। अगर एक भी इनहिबिटर्स मतलब इनहिबिटर्स ने इसको रोक दिया तो ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं तीनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। अब मैं तीनों का क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। किस किस का कंपैरिजन कर रहा हूं? एक तो डिफ्यूजन का, एक फैसिलिटी डिफ्यूजन का, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस टर्म में कर रहे हैं? तो पहले प्रोटीन रिक्वायरमेंट, दूसरा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, तीसरा सिलेक्टिव है या नहीं, चौथा अपहील प्रोसेस है या नहीं, और पांचवा एटीपी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन में क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है? क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है? तो जवाब है नहीं। डिफ्यूजन में किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं होती।
क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है ना? तो पहला था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट। डिफ्यूजन में कोई तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्टिव प्रोसेस में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं तो सैचुरेशन नहीं हो पाएगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो सैचुरेशन हो पाएगा, और अगर रिक्वायरमेंट है तो सैचुरेशन। तीसरा है सेलेक्टिव। डिफ्यूजन सेलेक्टिव नहीं होता, है ना? डिफ्यूजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, और ये सिलेक्टिव नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल सिलेक्टिव है, ये केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही हमने पढ़ा था जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है उनके लिए पाया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी तो सिलेक्टिव है, बिल्कुल सिलेक्टिव है। अपहिल प्रोसेस का होता है, और अपहिल प्रोसेस का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। अपहिल प्रोसेस का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो क्या डिफ्यूजन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा? नहीं जाएगा। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। एटीपी रिक्वायरमेंट, क्या डिफ्यूजन में एटीपी रिक्वायरमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी रिक्वायरमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और क्या एक्टिव प्रोसेस में एटीपी रिक्वायरमेंट होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये इनने तीनों का कंपैरिजन किया, डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोगों को देना है, ये पढ़ाए हुए टॉपिक में से ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग is known as father of plant physiology, father of plant physiology। ये क्वेश्चन कहाँ आया है? ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। कब आया हुआ है? तो 23/7/2016, 23/7/2016। ये 2015 की भर्ती थी, जिसका पेपर 23/7/2016 को हुआ था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जोसेफ पिछले। पहला ऑप्शन क्या है? जोसेफ पिछले। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्टीफन हेल्स। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हिल। और चौथा ऑप्शन है एफ ब्लैकमैन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप नीचे कमेंट कर दीजिए और कमेंट में सही उत्तर आप बताइए, और जो उत्तर सही होगा उस पर मैं हार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।